देखिए नरेंद्र भाई, मैं मानता हूं कि आजादी के बाद के सब में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज भारत की परिस्थिति क्या है? एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की। मतलब 65 साल की प्रगति एक साइड पे और 11 साल की एक साइड पे। पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर का ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी पूरी दुनिया में, ऐसा मेरा मानना। यात्रा का जो पॉलिटिक्स है उसके जनक हैं श्री नरेंद्र मोदी। यात्रा का उपयोग कैसे करना एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए सोशल टूल, इसके जनक है श्री नरेंद्र मोदी। अडवाणी जी की यात्रा उन्होंने निकाली, उसके बाद में उनकी एक एक्सपर्टाइज हो गई इसके ऊपर, जिसको पूरे देश में, जिसको ये देश को ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति है बड़ा मतलब एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकल माइंड है उसका। तो मैं मानता हूँ कि लोग बोलते हैं मैंने मोदी जी की साइड दिखाई मेरे रिपोर्टिंग है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैंने सत्य दिखाया। ये चाह रहे थे कि गोधरा लोग भूल जाए, गोधरा को लोग भूल जाए और गोधरा के बाद का याद रखें। मैंने जो ईमान मैंने जो एक ट्रांसपेरेंसी का जो उदाहरण रखा है उसकी मीडिया ने कहीं भी नोट नहीं। वैसे कहते कहते उनके आंख में आंसू भी आ गए थे उस दिन। विदेश नीति के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। आज भारत की परिस्थिति क्या है? एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की। मतलब 65 साल की प्रगति एक साइड पे और 11 साल की एक साइड। तो देखो, वो पहले अपन जितना संपर्क में रहते थे उतने संपर्क में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदारी मेरे पे आ गई है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन संपर्क में रहेंगे। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, द वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना से देखने वाले नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति है। लेकिन नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, समझो आप। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेंडिंग पॉडकास्ट शो में। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन लाइफ है, यानी मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक का जो सफ़र है उसको भी लगभग 25 साल हो चुके हैं। और ये जो उनका राजनीतिक सफ़र रहा, ये कितना आसान या कितना चुनौतीपूर्ण बना रहा, इसी पर आज हम बात करेंगे, उनके संघर्ष की, उनके यहाँ तक पहुँचने की। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं उदय माहुरकर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, किताबें लिख चुके हैं और CIC रह चुके हैं, भारत के पूर्व CIC हैं। और इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तकरीबन 40 साल से जानते हैं, उनके राजनीतिक जीवन को बहुत करीब से देखा है। और हम इन्हीं से पूछेंगे कि जो ये सफ़र है प्रधानमंत्री मोदी का 75 साल तक का और 25 साल बतौर CM और PM का, ये कैसा रहा और कैसे यहाँ तक रहे। सर, थैंक यू सो मच, पहले तो आपने अपना समय दिया। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी का पहले गांधीनगर पहुंचना बतौर CM और उसके बाद गांधीनगर से दिल्ली तक का रास्ता, उसको आप किस तरह देखते हैं? सर, आपको लगता है कि वो सक्सेस वो अचीव कर पाए हैं जैसा कि कभी आपसे इतने सालों में बातचीत की हो? तो देखिए, मेरी उनसे पहचान पहली बार 1987 में हुई और 1990 से 1990 से मैं उनसे रोज मतलब एक बहुत गहरे संपर्क में, ठीक है। जब वो उनको 95 में जब उनको दिल्ली भेजा गया, वहाँ पे जो झगड़ा हुआ उनका और शंकर सिंह वाघेला, है ना, तो उस टाइम पे वो मेरे टच में रहे और मैं उनके टच में रहा, है ना। देखिए, मेरी पहली जो उनसे मुलाकात है वो मेरे एक चीफ रिपोर्टर थे, उनका नाम था किरीट भाई भट्ट। हम इनको मिलने गए थे अहमदाबाद में जी। हमारी 20-25 मिनट की उनसे मीटिंग हुई थी। जब हम नीचे उतरे, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो किरीट भाई भट्ट, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूँ जी, उन्हें कहा कि माहुरकर, ये आदमी बहुत ऊर्जावान आदमी है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। अभी भी शब्द मुझे याद है। उसके बाद में जब मेरा संपर्क उनसे गहरा हुआ 1990 के बाद, तो मुझे वो जो शब्द थे किरीट भाई भट्ट के, मुझे याद आते थे। उनका विजन, उनकी सोच, है ना, उनकी स्ट्रेटेजिकल माइंड, ये देख के लगता था कोई बड़े आदमी बनेंगे। देखिए, 1991 के अंदर ही वो जो 11 मेंबर की जो इलेक्शन कमेटी थी कांग्रेस BJP की, उसके मेंबर बन चुके थे, जबकि वो सिर्फ एक स्टेट के स्टेट इकाई के वो संगठन मंत्री थे। ऐसे 30 होंगे और पर उनको रखा गया था इलेक्शन कमेटी के अंदर, नेशनल इलेक्शन कमेटी में, क्योंकि उन्होंने जो यात्रा का आयोजन किया। देखिए, यात्रा जो है पूरा
यात्रा का जो पॉलिटिक्स है उसके जनक हैं श्री नरेंद्र मोदी। यात्रा का उपयोग कैसे करना एज ए पॉलिटिकल टूल, एज ए सोशल टूल, इसके जनक है श्री नरेंद्र मोदी। और पहली यात्रा उन्होंने कौन सी की थी सर? पहली यात्रा उन्होंने खुद ने निकाली थी। पहली यात्रा उन्होंने उस टाइम पे वो गुजरात इकाई के संगठन मंत्री थे। उस टाइम पे शंकर सिंह वाघेला से उन्होंने एक यात्रा निकालवाई जिसका नाम था न्याय यात्रा। ये कौन से साल की बात है? ये होगी बस आने के बाद तुरंत 87-88 की बात होगी। उस टाइम पे ड्राउट हुआ था गुजरात में, पानी की किल्लत थी। उस टाइम पे न्याय मांगने के लिए इस टाइप से उन्होंने एक न्याय यात्रा उनके पास निकलवाई थी, है ना। और बाद में जब अडवाणी जी की यात्रा उन्होंने निकाली, उसके बाद में उनकी एक एक्सपर्टाइज हो गई इसके ऊपर, जिसको पूरे देश में, जिसको ये देश को ज्ञान हुआ कि एक व्यक्ति है बड़ा मतलब एक तरीके से बहुत ही स्ट्रेटेजिकल माइंड है उसका। और पार्टी में उसकी खास नोट ली गई और 91 के अंदर वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर बन गए, जो एक बहुत अभूतपूर्व घटना थी। और 95 में मैंने उन पर एक लेख किया था जिसमें मैंने निर्देश दिया था कि बड़े आदमी बनने वाले। इंडिया टुडे में किया था लेख मैंने। उस टाइम पे मैं इंडिया टुडे का इंचार्ज था। मैं गुजरात में इंडिया टुडे का इंचार्ज था 87 से लेके 2015 तक, काफी लंबे वक्त। हाँ, तो पूरी यात्रा उनकी देखी हुई है। तो सर ये जो आपने यात्रा देखी गुजरात से जाने की बाहर 95 में और वापस से 2000 के बाद वापस उनका आना और फिर यहाँ तक पहुँचना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये इतना आसान था उनके लिए या उनको बहुत आसानी से मिल गया? वहाँ से बीजेपी को एक रखने के लिए जब वो वहाँ से निकाला गया एक तरीके से, उनको वहाँ से कहा गया कि आप जाइए दिल्ली, जबरदस्ती भेजा, जबकि गलती थी शंकर सिंह वाघेला जी की। इनको कहा गया कि आप निकलो यहाँ से। तो ये दिल्ली आए। उस टाइम पे काफ़ी वातावरण काफ़ी गमगीनी वाला था, जो इनके जो सपोर्टर्स थे उनके बीच में कि भाई इनको भेज दिया यहाँ से। लेकिन वो एक आशीर्वाद रूप साबित हुआ। दिल्ली में आके उनकी जो एबिलिटीज़ है, उनकी जो विजन है ना, उनकी जो पॉलिटिकल स्किल है, उसको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, समझा, दिल्ली आने के बाद। और सबको मालूम पड़ गया कि एक व्यक्ति है बड़ा ही ऊर्जावान है। तो दिल्ली एक तरीके से जो उस टाइम पे श्राप के रूप में देखा जा रहा था, वो उनके लिए आशीर्वाद के रूप में साबित हुआ। तो सर हुआ कैसे उनको सीएम बनाने का फैसला? क्योंकि आपने करीब से देखा, आपकी बात भी कभी हुई होगी, एकाएक उनको ही क्यों सीएम बनाने का फैसला हुआ गुजरात का? देखिए, केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे। कच्छ का अर्थक्वेक हुआ, उसमें मोदी जी गए थे कारीगर के रूप में, और बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने। उसके बाद में जो इलेक्शन हुए पंचायत के, वो बीजेपी हार गई। और फिर पार्टी को ऐसा लगा कि गुजरात तो हमारी लेबोरेटरी है, आरएसएस बीजेपी की, कांग्रेस एक गुजरात एक लेबोरेटरी के रूप में मानी जाती थी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट उनको भारत में करना होता था, उसका पहला एक्सपेरिमेंट वो करते थे गुजरात में। तो वो गुजरात लूज कराना नहीं चाहते थे। और जब तक नरेंद्र भाई की जो एबिलिटीज थी, वो बहुत ही लोगों को ख्याल आ गया उस बात का। जिस तरीके से आप देखिए कि कारगिल के टाइम पे उनको पार्टी स्पोक्समैन के रूप में फील्ड किया गया कि अभी कारगिल का रोज ब्रीफिंग वो करेंगे। आप उनकी ब्रीफिंग देखिए, एक ऊर्जा ला दी उन्होंने कि उनके पास एक शब्दावली है, भाषा के मास्टर है। मैं आपको बता दूं, इतना उनका प्रभुत्व है हिंदी और गुजराती पे कि वो अगर 10 पेज लिखते हैं पेन से, एक भी शब्द उनको इरेज नहीं करना पड़ता। ये अभूतपूर्व बात है एकदम। अगर वो 10 पेज भी लिखते हैं, समझे आप, 10 पेज हाथ से, एक भी शब्द उनको इरेज नहीं करना पड़ता। ये आपने देखा हुआ है? मेरी किताब में इसका उल्लेख है, मेरी उनसे बात हुई है। तो बाद में मैंने कई बार उन्होंने जो लेखन किया वो खुद देखा मैंने, तो कहीं मुझे उसमें इरेज करता हुआ एक साइन दिखता ही नहीं था उसमें, जैसे हम लोग कट कर देते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये उनकी सोच जो उनकी जो एकाग्रता है, भाषा पे जो प्रभुत्व है, समझा ना। तो ये सब उनकी जो एबिलिटीज है वो पार्टी के सामने आ चुकी थी, और पार्टी गुजरात को लूज करना नहीं चाहती थी। इस परिस्थिति में उनको लाना पड़ा,
क्योंकि उनके पास विजन थी, उनके पास एबिलिटी थी, उनके पास में कमिटमेंट था, एफिशिएंसी का कमिटमेंट, गुड गवर्नेंस का कमिटमेंट। तो मेरे मन में कोई शंका नहीं थी कि उनको जो भी उनको मिलेगा। कई लोगों ने प्रश्न उठाया कि भाई ये तो प्रचारक थे और पार्टी के थे, कैसे करेंगे। अब मैंने कहा एक अच्छा पार्टी का संगठक है, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन ही सकता है। सवाल आयोजन का ही है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान को मारा, ये द्वंद्व युद्ध था, आपको याद हो तो। बिल्कुल। अफजल खान की हाइट थी 6 फुट से ऊपर और इनकी ये थोड़े से हाइट में कम थे। हाँ ठीक है, तो उनके सिर्फ यहाँ तक आते थे वो। हाँ, अफजल खान के मुकाबले हाइट में कम थे, एकदम कम थे। कैसे मार दिया उन्होंने। उसके मारने के बाद में जब उनके सेनापति ने पूछा कि इतना धिप्पड़ अफजल खान, इतना उसका इतना प्रभाव, इसको कैसे मार दिया आपने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा नियोजन। बोले बहादुरी नहीं, बोले बहादुर तो थी मेरे पास में, नियोजन। अगर यश पाना है तो प्लानिंग होना चाहिए। ये बात पूरी तरह से श्री नरेंद्र मोदी के अंदर है। तो प्लानिंग जो करते हैं वो, जो मेरी दूसरी किताब है उन पे मार्चिंग विद ए बिलियन, उसमें मैंने कोट किया उनको कि उदय बाबू, मैं पहला स्टेप जब लेता हूं मुझे अगले 10 स्टेप मालूम होते हैं। आप समझ रहे हो? क्लैरिटी बहुत है और प्लानिंग करके अनपैरेलल्ड क्लैरिटी। पूरे वर्ल्ड में कोई लीडर का ऐसी क्लैरिटी नहीं होगी पूरी दुनिया में, ऐसा मेरा मानना है। तो सर, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो उनके पास सामने पहले चैलेंज आया, भूकंप आया। नहीं, भूकंप तो हो चुका था। हाँ, भूकंप में उसके रिकवर करना था। हाँ, बहुत अच्छा काम किया वो करना था। तब तक फिर यहाँ पर जो गोधरा कांड हो गया, उसके बाद उनकी इमेज को लगातार टारगेट किया जा रहा था, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, उनको इस दंगे के लिए दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में वो, आपने जब कभी मुलाकात हुई होगी, आपने भी आर्टिकल्स लिखे होंगे, तब जब भी बात करते थे तो क्या वो खुल के बात कर पाते थे, या वो ये मतलब अंदर से उन्होंने लिखा कि ठीक है लोग टारगेट कर रहे हैं, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं? मैं तो उनके साथ बिल्कुल टच में था। और मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं मैंने मोदी जी की साइड दिखाई मेरे रिपोर्टिंग है, लेकिन मैं मानता हूं कि मैंने सत्य दिखाया। जो ये चाह रहे थे कि गोधरा सबको याद रहे, गोधरा लोग भूल जाए, गोधरा के बाद का जो रिएक्शन हुआ मुसलमानों पे उसको याद रखें, मैं उसका विरोधी था। और नरेंद्र मोदी बड़ी ईमानदारी से जब उन्हें गौरव यात्रा निकाली सितंबर 2002 में, है ना, जिसके वजह से उनकी खूब सारी सीटें आई। गुजरात गौरव यात्रा के अंदर वो ये कहते थे गोधरा में हुआ वो भी गलत था, गोधरा के बाद हुआ वो भी गलत था। जबकि उनके विरोधी जो थे, जो कट्टरवादी मुसलमान, लेफ्टिस्ट, ये चाह रहे थे कि गोधरा लोग भूल जाए, गोधरा को लोग भूल जाए और गोधरा के बाद का याद रखें, यानी सिर्फ दंगों को याद रखा जाए। यस, जबकि दंगा उसका रिएक्शन था। आप समझे? और देखिए, ये पहला ऐसा दंगा था जो चैनलों के आने के बाद में हुआ। देखिए, ये जो चैनल है, फूट निकली इतनी सारी, ये दौर स्टार्ट हुआ 1998 में। उसके बाद का ये पहला दंगा था। दंगे का ही हुआ भारत में, उनका कवरेज नहीं हुआ कभी टीवी पे, कैमरे पे। ये पहली बार था। समझा? तो वो लोगों पे बड़ी असर हो गई उसकी। लोगों को ये लगा कि हमने मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया उनके मांगने पे, हमारे लिए तो ये देश का विभाजन था। उसके बाद में भी इस टाइप की पॉलिटिक्स देश में चले कि वो हिंदुओं को मार दें और फिर एक तबका ऐसा सोचे कि भाई वो लोग भूल जाए और उसके बाद में जो रिएक्शन हुआ मुसलमान उसको याद रखें। तो इससे एक बहुत बड़ा उनके लिए सिंपैथी पैदा हुई। वो एक तरीके से, देखिए, वाजपेयी जी आए जब, तो वाजपेयी जी ने कहा कि मुख्यमंत्री राजधर्म निभाए, उसको पूरा फायदा श्री नरेंद्र मोदी को मिला। लोगों को ये लगता था कि वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी को बोल रहे हैं, मुसलमानों को नहीं बोल रहे। समझा? हाँ, बिल्कुल। तो वो पूरा फायदा उनको नरेंद्र मोदी को हुआ। उनको एक अच्छा, उनके पास एक एबिलिटी भी थी, जिस तरह की अपनी बात रखते थे। जैसे कि ये कहना कि भाई गोधरा में वो भी गलत था और गोधरा के बाद वो भी गलत था, कितना सत्य है ये। लेकिन जैसे वाजपेयी जी को, उनको भी एडवाइस देनी चाहिए थी। लेकिन सर, जो उनके विरोधी थे, जो उस समय थे, वो एक नैरेटिव यही सेट कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी चाहते तो उस समय रुकवा सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे।
मेरी रिपोर्ट है, मेरी पहली कवर स्टोरी है, उसमें स्पष्ट है। देखिए, ये दंगे हुए सेंट्रल गुजरात और मध्य गुजरात में, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात में, पूरे गुजरात में नहीं हुए, ठीक है, पर बड़े पैमाने पे हुए। उन 3 दिनों में, गुजरा कांड के बाद के जो 3 दिन थे जिसमें सबसे ज्यादा मुसलमान मरे, 30 लाख हिंदू रोड पे आ गए थे मुसलमानों को मारने के लिए। कितने? 30 लाख। और पुलिस की संख्या क्या थी? पूरे गुजरात की पुलिस की संख्या थी 70,000, और सेंट्रल गुजरात, नॉर्थ गुजरात की बात करें तो 35,000, 30,000। दो ही। हाँ, कैसे कंट्रोल होगा? अच्छा, उन्होंने आर्मी की दरखास्त रख दी थी। उन्होंने जो कांग्रेस की सरकारें थी महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में, उनसे पुलिस की हेल्प मांगी थी, वो नहीं मिली उनको, समझा? और कई ऐसे दाखले हैं मेरे पास जिसमें कई लोगों की जान बचाई उन्होंने, उनकी पुलिस ने रादर। देखिए, एक बोडेली नाम की जगह है, 7 मार्च को, ये 27 फरवरी का ये मामला है, ठीक है? 7 मार्च को, 7-8-9 दिन के बाद, एक वनवासी आदिवासी को टोला, 8,000 का टोला, बंदूक, तीर कमान लेके एक रिफ्यूजी कैंप था बोडेली में जिसमें 5,000 मुसलमान थे, उनको मारने के लिए आया, समझा? पुलिस ने फायरिंग किया, उसमें से 1 या 2 लोग मर भी गए उसके अंदर, और पुलिस ने कम से कम 5,000 लोगों की जान बचाई, वरना जो 8-10 हजार थे वो मार डालते 5,000 लोग। उनके पास हथियार नहीं थे, इनके पास हथियार थे, वो भी इस टाइप के हथियार थे, है ना? ऐसे संजेली नाम की जगह है, 2,500 मुसलमान वहां पे एक 3 बिल्डिंग में छुप के बैठे थे बचने के लिए। 10,000 का टोला ट्राइबल का, जैसे ही तीर कमान और बंदूक लेके पुलिस ने फायरिंग किया, उसमें कोई मरा नहीं उसके अंदर, उसमें 2,500 लोगों की जान बचाई। ऐसी कम से कम 4-5 घटनाएं मैं जानता हूं जब पुलिस ने मुसलमानों की जान बचाई। तो ये बिल्कुल दुष्प्रचार था, क्योंकि देखिए, गुजरात जो है वो लेबोरेटरी के रूप में माना जाता है आरएसएस और बीजेपी का। तो जो इनके जो वैचारिक विरोधी थे, कट्टरवादी मुसलमान हो, आपका लेफ्टिस्ट हो, है ना, इनका ये था कि ये इनको तोड़ देना है। यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल अटैक था। जब मेरे जो ज्योतिष गुरु हैं, उनके जब पत्रिका देखी उन्होंने 2013 में, मैं इसके लिए दिखाता था कि मुझे लगता था कि मुझे भी रिपोर्टिंग करना है, तो मालूम पड़े मेरा ये था कि मेरी लिखी हुई बात सही हो, एक नया एंगल दे दूं मैं उसको। हाँ, नहीं, नया एंगल नहीं, अपने आप को रीएश्योर करने के लिए मैं जो लिख रहा हूँ बराबर लिख रहा हूँ। मैंने 2010 में कह दिया था, मैंने 2010 में हिंट दे दी थी कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले। ज्योतिष गुरु ने ये कहा, देख के बोला, उदय भाई ये पत्रिका तो सरदार पटेल जैसी लगती है बिल्कुल एकदम, ये उन्होंने कहा। सर, आपने उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखा वहाँ पे, लेकिन एक ऐसा भी पीरियड था जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो मीडिया से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते थे, लेकिन क्या मिलते थे आप लोग? क्योंकि आपने तो किताब भी लिखी, आपने कई आर्टिकल्स भी लिखे। रेगुलर मिलते थे, पर मेरे तो क्या एक आइडियोलॉजिकल मेरा स्टैंड था जो उनसे करीब, उनके करीब था, तो मेरे को मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो दूसरों को भी मिलते थे, राजनीतिक सरदार से कोई मिले ही उस टाइम पे नहीं मिलते थे सर पत्रकारों से? मिलते। और मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब एकदम गुस्से में मिलते थे और हंसी मजाक करते थे, चाय नाश्ता भी करते थे? मिलते थे। तो ये इस बात का रंज था उनको। देखिए, जब वो इलेक्शन जीते 2002 का, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने गया उनके बंगले पे। उन्होंने ये मुझे ये कहा कि बाबू, मैंने बहुत उच्च लेवल की ईमानदारी दिखाई है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, इस मीडिया ने उसकी कहीं भी नोट नहीं ली। मैंने जो मैंने जो एक ट्रांसपेरेंसी का जो उदाहरण रखा है, उसकी मीडिया ने कहीं भी नोट नहीं ली। वैसे कहते कहते उनके आंख में आंसू भी आ गए थे उस दिन। क्या इसी वजह से वो ज़्यादा बात नहीं करते थे? और मतलब जिस तरह से बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलना, एज अ पत्रकार मैं भी जिस तरह से हम लोग मिल लेते थे, वो उतना आसान नहीं था मोदी जी से उस समय मिलना। द्वार बंद कर रखा था ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उनको ये लगता था कि मीडिया ने मुझे न्याय नहीं किया, ऐसा लगता था। सर, जब ये प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो इतना आसान तो था नहीं। दिल्ली में कई लोग नाराज़ हो रहे थे, इनका नाम ही चलने से खुश नहीं हो रहे थे।
जब भी आता कि प्रधानमंत्री के तौर पे कि इसका नाम आएगा, तब मोदी जी का नाम आता रहा, तो कई बड़े नेता नाराज हो रहे थे। यहाँ तक कि आपको याद होगा आडवाणी जी उस बैठक में भी नहीं गए थे। तो जब आप कभी गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे और ये सारी चीज़ें चली थी, कभी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि मैं पीएम कैंडिडेट भी बन पाऊंगा, क्या मैं जा पाऊंगा? आप कभी आपने चर्चा की? कभी कभी मेरे से ऐसी कोई चर्चा नहीं। कभी बात नहीं मैंने करते उनको कहा था 2010 में। हम्म 2010 में मैंने उनसे कहा था कि जब अमित भाई को जेल में भेज दिया हम्म सोहराबुद्दीन केस के अंदर, है ना, उस टाइम जब मैं मिलने गया मैंने उनसे, तो मैंने उनसे मेरा मत व्यक्त किया था। मैंने कहा देखिए, इनको कांग्रेस वालों को ये चाहिए कि आप प्रधानमंत्री ना बनो। मेरा ऐसा मानना है। मैंने कहा अगर लेबोरेटरी की भाषा में आपको मैं समझाऊं तो, साइंस लेबोरेटरी की भाषा में, कि आपको 2 कंपाउंड मिक्स करके एक कंपाउंड चाहिए, उसका प्रमाण बराबर होना चाहिए। अगर प्रमाण बराबर नहीं है तो एक्सप्लोजन हो सकता है लेबोरेटरी के अंदर। तो इन्होंने जिस तरीके से हिंदू टेरर का बोगी खड़ी कर दी, है ना, फिर इन्होंने जिस तरीके से कई पुलिस वालों को जेल में भेज दिया सोहराबुद्दीन केस के अंदर, उसका मुझे लगा कि ये प्रमाण बिगड़ चुका है। तो मैंने कोई समझाया था कि अगर आपको ये जेल में भेजते हैं तो भी आप प्राइम मिनिस्टर हो, और आप अगर जेल में नहीं जाते हो तो भी आप प्राइम मिनिस्टर हो। 2014 में आप प्राइम मिनिस्टर हो, तो ये तय हो चुका है। तो वो क्या कहा उन्होंने? नहीं, वो सुन लिया उन्होंने। क्या ज़्यादा बात करते हैं, नहीं करते मोदी जी? ये करते हैं, मेरे से तो अच्छी तरह करते हैं। किस तरह की बातें होती हैं सर आपसे? जब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपने कहते हैं ना कि आप मुलाकात तो पुराने संबंध है, तो मेरे को तो क्या, मेरी फैमिली के बारे में भी पूछते हैं, कभी मेरे स्वास्थ्य के बारे में खास पूछते हैं। उनका ये बड़ी आदत है, सबको पूछते हैं वो स्वास्थ्य कैसा है, दोस्ताना रूप में बात करते हैं। मतलब वो जो बाहर आपको वो जो स्वरूप है वो अलग स्वरूप है, जब वो बात करते हैं दोस्ताना स्वरूप में बात करते हैं। तो फिर क्या बातें होंगी? मतलब किताबों की होती हैं, पॉलिटिक्स होती है, क्या डिस्कशन क्या होता है? डिस्कशन देखिए, अब तो टाइम का अभाव है तो कम ही होती है बात, लेकिन होती है, अलग अलग टाइप की बातें होती हैं। तो वो जो स्वास्थ्य की बात होती है, कभी हंसी मजाक करते हैं कभी? हाँ, कभी कर लेते हैं। हाँ, तो जब 2014 वाली ये जब चुनाव की बात चल रही थी, कभी आपसे मुलाकात हुई और हंसी मजाक का मूड रहता था, या हमेशा सीरियस ही रहते थे कि नहीं अब पीएम बनने का सोचना है? नहीं, वो तो नेचुरल कोर्स में रहते थे, एकदम नेचुरल कोर्स में रहते थे एकदम। एक मुझे इंसिडेंट याद है, मेरे एक संबंधी थे, राज परिवार के थे, महाराष्ट्र के। उनको बड़ी इच्छा थी मिलने की, कोई पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पर उनको इच्छा थी मुझे मिलना है। मैंने इनको फ़ोन किया, इस टाइम पे जनवरी 2014 की बात है, बिल्कुल मतलब चुनाव तब उठने को तैयार था। मैंने अब डरते डरते फ़ोन किया उनको। मैंने कहा, बोले नहीं हुआ, मेरा दौर ये है, मैं सुबह निकलता हूँ आज, कल शाम को आ जाता हूँ। जब भी आए, उनका नाम है प्रवीण सिंह घाड़गे, मतलब जो शाहू महाराज हो गए छत्रपति कोल्हापुर के, उनके भाई के ग्रैंडसन। तो मैंने कहा आप 3 दिन के लिए आइएगा, तीसरे दिन आपको मिलेंगे वो। बस आए वो 3 दिन के लिए, मिले हम। उस टाइम में एक बड़ा अच्छा उन्होंने वो कहा था, ये एक पर्सनल बात है लेकिन आज कर लेता हूँ कई सालों के। उन्होंने कहा कि प्रवीण सिंह जी, मुझे 2 चीज़ों से डर लगता है। एक मुझे डर लगता है जब हमारे जेटली जी संविधान की बात करते हैं, लाइटर रीड में बात कर रहे थे। और दूसरा डर लगता है मुझे उदय माहौरकर की सज्जनता से। क्यों? ये अभी भी याद है मुझे। क्यों? मालूम नहीं, कुछ होगा, मतलब मेरे को वो मेरी दूसरी किताब में भी अच्छा लिख के दिया। सेकंड किताब जो मेरी आई, मार्चिंग विद ए बिलियन, बड़ा अच्छा लिख के दिया उन्होंने कि मेरे भाई की नई दुनिया है दिल्ली, मेरे भाई उदय की नई दुनिया है दिल्ली। पर उदय ने अपना सात्विक तत्व एक बरकरार रख के नई ऊंचाइयां पार की, ऐसा लिख के दिया। तो सर जब 2014 के बाद वो दिल्ली का उनका सब चल रहा था, तो किस तरह का रहता था? मतलब क्योंकि वो कैंपेन करने के लिए आते थे, जैसा आपने कहा कि वो फिर बहुत बिजी हो गए थे वो। तो मुलाकात नहीं हुई आपकी तब? मेरी मुलाकात उनसे हाँ गए लास्ट 2-3 महीने में नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर बनने के। और फिर जब चुनाव के नतीजे आ गए तब उसके बाद क्या मुलाकात हुई? और पहली मुलाकात मेरी थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, शपथ लेने के बाद पहली मुलाकात मेरी थी। बोला अगर मिनिस्टर और अफसर को छोड़ दो, तो सिविलियंस जो है, मेरी पहली मुलाकात थी। तो उस मुलाकात 2000 देखिए, मैं सौगंध विधि के लिए आया 26 मई को।
29 मई तक रहा। 29 मई को मैंने उनको मैसेज डाला कि भाई आपकी मैंने किताब जो लिखी है मार्चिंग विद ए बिलियन, अरे सॉरी पहली वाली किताब गुजरात के ऊपर, एक मात्र किताब है गुजरात के गवर्नेंस पे, सेंटर स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। तो मैसेज मैंने उनको सुबह भेजा कि भैया किताब जो देना चाहिए आपको, आप इलेक्शन थे इसके लिए आप मैं आपको दे नहीं पाया पहले, रिलीज होकर उसको 1 महीना हो चुका था, 1.5 महीना दिल्ली में रिलीज हुई थी, वो अच्छी किताब है। तो मैंने शाम की फ्लाइट बुक करवा रखी थी 29 मई 2014, ठीक है। तो शाम को सुबह 10 बजे मैंने ये मैसेज रखा, 10:30 बजे, और 5 मिनट में मुझे फोन आ गया कि रुक जाओ शाम को आ जाओ। फिर फ्लाइट कैंसिल करी? मैंने फ्लाइट कैंसिल की, मैं गया तो उन्होंने कहा कि आप पहले व्यक्ति में मिल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने अपने अधिकारियों के बाद आप पहले व्यक्ति थे? हाँ, ऐसा उन्होंने खुद में कहा, जो प्राइवेट पर्सन था जिससे आप और फिर उस मुलाकात में कितनी देर और क्या बात हुई सर? नहीं, उनके मायने में देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब वो 17 मई को निकले, 16 को जीते ये इलेक्शन, 16 मई को, 17 को जब निकले तो सब में लास्ट व्यक्ति मैं था मिलने वाला। प्लेन के अंदर वो फुट रेस पे चल रहे थे, फुट रेस होता है उस पे चल रहे थे। तो मुझे उन्होंने एक ही बात कही, क्योंकि वो पहले अपन जितना संपर्क में रहते थे उतने संपर्क में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी जवाबदारी मेरे पे आ गई है, मुझे बहुत बड़ा काम करना है, लेकिन संपर्क में रहेंगे। तो फिर आप थोड़े इमोशनल व्यक्ति हो, तो लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो सर आपकी इतनी जब आपके बारे में वो जानते हैं चीज़ें, तो जब कभी आप बात करते हैं तो क्या चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मतलब उनके करीब पाते हैं? पॉलिटिक्स में जैसे वो जो चीज़ें बातें करते हैं, क्या वो चीज़ें कर पाए हैं, या क्या उनको लगता है जैसे आपने कहा कि मीडिया ने उनका रोल नहीं दिखाया, ऐसी कौन सी चीज़ें बात? देखिए अपन आते हैं हम नरेंद्र मोदी के शासक के रूप में कार्यकाल पे। देखिए नरेंद्र भाई, मैं मानता हूं कि आज़ादी के बाद के सब में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, गलतियां तो निकाल सकते हो। आज भारत की परिस्थिति क्या है, एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हमने 2 गुना या अनेक गुना प्रगति न की। मतलब 65 साल की प्रगति एक साइड पे और 11 साल की एक साइड पे। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां भारत ने 2 से अनेक गुना प्रगति न की हो। बिल्कुल, उन्होंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को उन्हें गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया है, मामूली काम है। इसको जो डेटा है उनका खुद का डेटा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का इनका डेटा भी सपोर्ट करता है इस बात को। जो गरीबी की रेखा के नीचे ऊपर जो गए उनकी संख्या बहुत बड़ी है भारत के अंदर। तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, बहुत बड़ा काम किया ना, समझो। डिफेंस के अंदर इतना अच्छा काम किया। आज चाइना से हमारी अनबन क्यों हुई? हम चाइना के डर के मारे हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते ही नहीं थे बॉर्डर के ऊपर। हमारी 3400 किलोमीटर की बड़ी ये है अपने बॉर्डर लाइन चाइना के साथ, उसमें हम डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना रहे थे डर के मारे, क्योंकि चाइना हमको लाल करता था। ये गालवान क्यों हुआ? गालवान इसलिए हुआ कि नरेंद्र मोदी ने बेझिझक 3400 किलोमीटर की जो हमारी बॉर्डर है चाइना के, उस पर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का एक बहुत ही सीरियस प्रयास किया। सर लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं या आप कहें मुख्यमंत्री बने हैं, एक चीज़ को वो आपने भी नोटिस किया होगा कि उनको जब कहा जाता है, कोई चीज़ कही जाती है, जैसे कहें कि अब अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज होती है, जो नेता एक दूसरे के बारे में चुनाव प्रचार के दौरान कह देते हैं, वो उसको अपने लिए ताकत, यानी गाली को अपने लिए जो है आशीर्वाद बना लेते हैं हर चुनाव में। नहीं, पर वो तो उन पे आशीर्वाद ही है ना, उनकी पत्रिका में लिखा हुआ है, जो भी उन पर वार करेगा वो उनको ज्यादा सशक्त करेगा। मोदी सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, ये सब बोला गया, तो इसको तो वो अपने लिए एक तरह से वो बना लेते हैं कि ठीक है मुझे गाली दे रहे हैं तो मैं इसको ही आगे कर देता हूं। अच्छे राजनीतिज्ञ हैं वो, ही इज ए वेरी गुड पॉलिटिशियन, स्किलफुल पॉलिटिशियन। कभी हर्ट नहीं होते वो? कभी आपने पूछा होगा कि कभी बुरा लगता होगा उनको? नहीं, हर्ट होते हैं कभी, ऐसा नहीं है। कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद हो जबकि मोदी जी इस तरह की बात उनके लिए कही गई हो या उनके परिवार के लिए कही गई हो तो और वो हर्ट हुए हो? वो तो पब्लिक में बोले हुए हैं, अभी बोले वो उनकी मदर के बारे में कुछ हुआ था। उनकी मदर को लेके एक वीडियो सामने आया था, एक कांग्रेस नेता ने बनाया था और उसमें जिस तरह से दिखाया गया था,
देखो, आप एक बात समझना पड़ेगा आपको कि नरेंद्र मोदी का एक भी रिलेटिव पॉलिटिक्स में नहीं है। मैंने एक स्टोरी की थी द अदर मोदीज 2016 में। उनके भाई और उनके चचेरे भाई क्या कर रहे हैं, आप देखते तो आप दंग रह जाते। क्या करते हैं सर उनके भाई या परिवार के लोग? अरे एकदम से मामूली काम करते हैं एकदम। मतलब उनके बड़े भाई वो ठीक ठाक है, उनका एक छोटा सा बंगला है, गाड़ी भी है उनके पास, एक कोई बिजनेस छोटा मोटा करते हैं। एक भाई है वो इसमें थे अपने इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, गुजरात सरकार में। कुछ वो रिटायर हो गए। एक भाई है उनसे उनकी ज़्यादा बनती नहीं है, उनको लगता है कि वो राजनीतिक लाभ उनका उठाते हैं। अच्छा। उनसे वो नहीं बनती उनकी। बाकी कजिन चचेरे भाई तो एकदम ही खराब परिस्थिति में रहते हैं बेचारे। क्या परिवार से किसी तरह का संबंध नहीं है? मतलब सीएम बनने के बाद से ही संबंध नहीं है या उससे पहले से ही उन्होंने रखा नहीं, संबंध एकदम नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे बड़े भाई आके मिलते हैं कभी, सोम मोदी, सोम भाई मिलते हैं, पंकज भाई भी मिलते हैं उनको, ऐसा नहीं है, लेकिन संबंध कम रखते हैं। लेकिन जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने किसी तरह की मदद नहीं की अपने परिवार को, भाइयों को? मैं नहीं मानता, कोई मदद नहीं की, किसी तरह की मदद नहीं। इस दौरान क्या वो जब अपनी जो उनकी माँ थी वो छोटे भाई पंकज मोदी के साथ शायद रहती थी, क्या वो तब भी जाते थे उनसे मिलने जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद जाते थे और तस्वीर आती थी? बिल्कुल जाते। उस समय किस तरह से आप देखते हैं? कभी आपने? ऐसे कोई फर्क नहीं, जब भी जाते ऐसे ही जाते थे, अपनी माँ को मिलने जाते ही थे ना हमेशा। देखिए, श्री नरेंद्र मोदी एक कर्मयोगी टाइप के आदमी है, समझा आप? अब कोई इसको अलग तरीके से भी देख सकता है कि माँ का ख्याल नहीं रख रहे, पर माँ का ख्याल रख रहे ऐसा नहीं है। ध्यान है उनको कि मेरी माँ किस परिस्थिति में है, और इसी खराब परिस्थिति में नहीं थी एकदम, समझा आप? पंकज मोदी खुद अधिकारी थे, ऐसा नहीं है ना, लेकिन वो कर्मयोगी टाइप के आदमी है। उनका ये काम है, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। उनके साथ जो काम करते हैं उनको मालूम है किस टाइप का काम निकलवाते हैं। उनके साथ काम करने वाले आदमी है। आप देखिए, पूरा देश उन्होंने एक्टिव कर दिया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है। आपको मालूम है एक जमाने में प्यून बैठे रहते थे, हाँ। अब आप दिखता है आपको भागते ही रहते हैं सब। वो सेट ही ऐसा करते हैं पूरा कि काम होता ही रहे। काम चोरी के लिए उसमें कोई मतलब आराम हराम है, ऐसा नेहरू जी ने कहा था, लेकिन वो समय लागू पड़ता है वो श्री नरेंद्र मोदी पे। सर जब गुजरात में थे यार, अभी आप देखते हैं तो एक स्टाइल स्टेटमेंट है उनका कपड़े पहनने का, ये आप उस समय किस तरह देखते हैं? 2000 से बाद से आपने जो उनको देखा, 87 से आप देख रहे हैं, लेकिन 2000 के बाद से भी बीइंग सीएम किस तरह से आप उनको देखते कपड़े हैं? तो पहनते हैं, देखो शौक है उनको कपड़े पहनने का, अच्छे कपड़े पहनने का शौक है थोड़ा उनको। लेकिन इस शौक में एक बार काफ़ी विवाद भी हो गया, और नरेंद्र मोदी लिखा हुआ सूट था, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद रहा। अब ठीक, कोई ने उनको गिफ्ट दे दिया था, वो विवाद करना हो तो विवाद काहे पे भी हो जाता है। आज मैं एक ईमानदारी से लाइफ जी रहा हूँ, मुझे खुद को कपड़े पहनने का शौक है। मेरे को होता है, मैंने सब छोड़ रखा है, मेरा जीवन एकदम सात्विक जीवन है, मुझे कपड़े पहनने का शौक है। अब मुझे कोई दे जाता है, समझो मेरा एक खास आदमी, कुछ सबसे नहीं ले रहा हूँ, उन्हें पहन लिया तो क्या उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब ठीक है, विवाद करने के लिए पॉलिटिक्स में हो जाता है। तो सर ये जो कपड़े का शौक है, तो ये क्या कपड़े वहाँ पे खुद सिलवाते थे, पसंद करने आते थे, क्या होता था? आप कभी इतने करीब से आपने उनको देखा है, आपसे बात होती है, तो क्या करते थे? एक बड़े फेमस टेलर हो गए अब, चौहान करके, अहमदाबाद में। वो उनका कपड़े पहले से सीते हैं उनके, ये अपना पसंद करके आ रहे थे उनको। उन्होंने काफ़ी वो भी दिया है उनको, मोदी कुर्ते का ब्रांड यूज़ करने का भी प्रयत्न उनको अलाउड किया था। बहुत अच्छा गेस्चर है ये, समझे आप? बहुत अच्छा, मैं उसको मानूंगा, बड़े दिल वाला गेस्चर है। सर ये जिस तरह की स्टाइल ऑफ वर्किंग है उनकी, बहुत कम ही लोग शायद मोदी जी के करीब से अगर आप देखें तो एक सर्कल बहुत क्लोज है उनका। आप कौन कौन लोगों को देखते हैं उस सर्कल में सर? गुजरात से लेकर दिल्ली, अभी पूरे 25 साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने किन किन को देखा? ऐसा एकदम वो करना तो डिफिकल्ट होगा। लेकिन नेताओं से ज़्यादा क्या अधिकारियों से क्लोज होते हैं मोदी जी? ना, बैलेंस मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल निर्णय भी कई लिए हुए उन्होंने। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया,
जो समाज की आकांक्षाएं थी उससे अपनी आकांक्षाओं को जोड़ दिया। वही काम नरेंद्र मोदी ने किया। समाज की जो आकांक्षाएं, समझा? तो जैसे आप लोगों का काम करते जाओगे, देश हित करते जाओगे, समाज हित करते जाओगे, वैसे ही आपकी नामना बढ़ती जाएगी। सर 2014 में जिस तरह का नंबर्स आए, मोदी के नाम पर ही एक तरह से चुनाव लड़ा गया प्रधानमंत्री, तो मोदी जी आने वाले हैं, ये इस थीम पर लड़ा गया 2014 भी, 19 भी और 24 भी। आप किस तरह देखते हैं कि मोदी क्या बीजेपी से बड़े हो गए हैं? ब्रांड मोदी इज बिगर देन बीजेपी? 100% अभी तो ही जो भी उपलब्धियां हैं वो तो उनके नाम पे ही अर्जित हुई है। समझो आप, 370 हटाना मामूली काम नहीं है। आज कश्मीर का मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज कश्मीर का मेन स्ट्रीमिंग बड़े जोर से हो रहा है। अभी मैं कश्मीर गया था, 2 टैक्सी वाले मैंने हायर की 2 टैक्सियां मेरे स्टे के दौरान। दोनों टैक्सी वाले वो थे बिल्कुल एकदम कि ये पहलगाम से वजह हमको बड़ा नुकसान हो गया। सर लेकिन क्या 2014 के बाद से ब्रांड मोदी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है? क्योंकि मतलब ठीक है, 2014 का चुनाव उन्होंने अपने नाम पे लड़ा, एक अपनी जीत एक तरह से लिख रहा है, लेकिन उसके बाद उनका ब्रांड बढ़ता चला गया। मोदी जी क्या लगता है आपको, हावी हो गए, पार्टी से बड़े हो गए? क्योंकि कहा रहता है कि पार्टी फर्स्ट और सेल्फ लास्ट। बराबर है आपकी बात, लेकिन वो क्या करे, वो खुद भी क्या करे? इतना अच्छा काम कर रहा है तो पब्लिक उनके पीछे भाग रही है। वो तो उसमें उनके हाथ में थोड़ी है, वो एक नेचुरल करोलरी है वो। इट्स ए नेचुरल करोलरी। लेकिन 2024 में सर नंबर गड़बड़ हो गए सर। 400 की मांग कर रहे थे, 240 पे आ गए। उसके 2 कारण है, बड़ा मैं स्पष्ट हूं इसके अंदर। मेरे से बीजेपी के नेता एग्री नहीं होते, लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूँ। लेकिन मैं वीर सावरकर का फॉलोअर हूँ। आपने किताब भी लिखी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सही बोलूंगा। समझा? देखिए, बीजेपी का लेबल क्या था? पार्टी विद डिफरेंस, ये बीजेपी का लेबल था। 2014 की मैंडेट क्या थी? 2014 की मैंडेट आपको याद रखनी होगी। वो मैंडेट थी 1, गुड गवर्नेंस की, जो काम श्री नरेंद्र मोदी ने बेहतरीन तरीके से किया। वो दूसरी थी रेस्टोरिंग लॉस्ट वैल्यूज इन पॉलिटिक्स, जो मूल्य नष्ट हुए हैं, करप्शन चार्जेस और इस तरह के नहीं, मूल्य नष्ट हुए पॉलिटिक्स के अंदर, उनको प्रस्थापित करना। उसके अंदर बीजेपी खरी नहीं उतरी। कैसे? पब्लिक रूप में। देखिए, करप्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक एक पोस्चर होता है, समझो। मूल्यों के ऊपर जब बात करते हैं, मल्टीपल कारण थे। जो इलेक्शन है उसके मल्टीपल कारण थे। वो राजपूत वाला चक्कर हुआ था एक, रूपाला जी की वजह से, उसमें राजपूत अगेंस्ट में हो गए थे, राजकोट में। तो नहीं, वो यूपी में भी उसकी असर हुई है बहुत। तो मल्टीपल कारण थे, लेकिन अच्छा, दूसरा उनका वो चला, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वही एक मुख्य कारण था। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक बहुत ही स्पष्ट और ईमानदार एनालिस्ट हूँ, मुझे लगता है कि ये 2 कारण जो है वो मेन कारण थे जिसकी वजह से सीट कम हुई। पार्टी विद डिफरेंस का जो लेबल था उसको धक्का पहुंचा। सर लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर आए तो उन्होंने पहले तो सार्क देशों के नेताओं को बुलाया, शपथ ग्रहण में मुलाकातें भी की, फिर उनकी विदेश यात्राएं भी शुरू हुई, और विदेश यात्राओं को लेकर उनकी आलोचना भी होती रही कि विदेश ही घूमते रहते हैं हर समय, और अभी भी कहा रहता है कि बहुत समय वो विदेश भी जाते हैं। ऐसा आपको लगता है? ना, बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए, विदेश नीति के अंदर नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो आप सोच भी नहीं सकते। हमारी एक वो था, एक हमारे हम जो चाहते थे उससे कई गुना अच्छा काम उन्होंने किया है विदेश नीति के अंदर। अभी एक सर्वे हम लोग कर रहे हैं, मैं और मेरे एक दोस्त थे, संजय नेवर करके मेरे एक सहयोगी हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, IIM कलकत्ता के हैं, IIT गुवाहाटी के पढ़े हुए हैं, वेद के स्कॉलर हैं बहुत बड़े। ग्रोक जो इंजन है, AI इंजन, उसको वैदिक डिबेट के अंदर उन्होंने 6 बार हराया है गए 4 महीने के अंदर। अच्छा। इतने बड़ा स्कॉलर है। हम लोग बैठे थे, क्योंकि नरेंद्र भाई के 25 साल पूरे हुए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, 75 साल हम एनालाइज कर रहे थे। तो हमने 6 पैरामीटर्स लिए कि भाई वर्ल्ड लेवल पे मोदी कहाँ खड़े हैं।
तो 125 साल के अंदर पूरे विश्व में मोदी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने अफ्रीकन देशों को उनका पूरा सम्मान उनको दिया। अफ्रीकन देशों को वसुधैव कुटुंबकम के नजरिए से देखने वाले नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। बाकी रूजवेल्ट हमने लिया, सबका हमने एनालिसिस किया। दो रूजवेल्ट आ गए, आइजनहोवर आ गए, चर्चिल आ गए, कई नेताओं के हमने 25 नेताओं का, समझा। अफ्रीका के मुद्दे पे कोई खरा नहीं उतरता मोदी को छोड़ के। कुछ हद तक नेहरू निकलते, लेकिन नेहरू का एक वो स्टेचर था नहीं उस टाइम पे एकदम। दूसरा कि नेहरू जी, देखिए मैंने एक टर्म बनाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनलिस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट ग्लोबल गुड, दैट इज नरेंद्र मोदी। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशनलिस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट ग्लोबल गुड, समझा। नेहरू ने थोड़ा प्रयास किया, ऐसा नहीं है, पर नेहरू का वो स्थान नहीं था। नया नया भारत आजाद हुआ, उसके नेहरू एज ए नेशनलिस्ट तो ही वाज, मतलब जिस तरीके से, आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज नॉट ए नेशनलिस्ट, पर उनकी पूरी जो सोच थी उससे बड़ा नुकसान हुआ हमको। नेशनल सिक्योरिटी में तो कितना नुकसान हुआ, हम चाइना के सामने हार गए, पीछे रह गए, समझा। तो अफ्रीकन देशों का 125 साल के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना, द वर्ल्ड इज वन फैमिली की भावना से देखने वाले नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति है। लेकिन मोदी जी की जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, उनका आलोचना ही होती रही है लगातार। अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय कौन सा देश हमारे साथ खड़ा हुआ है, ये कांग्रेस सवाल नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देश ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमसे देश जलते हैं, इसके लिए नहीं खड़े रहे भाई। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति तो वन ऑफ द क्या, भारत की अभी की सब में अच्छी नीति है अभी तक की। आप ट्रम्प के सामने देखो ना, आप और यूपीए का सरकार होती है, झुक गई होती है अभी तक। आप देखो ट्रम्प के सामने खड़े रहे, आप स्किल देखिए, आप कितना उनको प्रोवोक किया गया, उन्हें जवाब नहीं दिया। जवाब कौन देते हैं? रणधीर जायसवाल, एमईए के स्पोक्स पर्सन, या जयशंकर, और बड़ा नपतुला जवाब होता है। हम काउंटर अटैक नहीं करते। एमईए कहते हैं कि देखिए ऐसा करके अमेरिका हमें अन्याय कर रहा है। और जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट आई अभी 15 दिन पहले, वो तो मेरी छाती फूल गई। 4 बार फोन नहीं उठाया। नहीं, फोन नहीं उठाने की बात नहीं, दूसरा था ये। इसमें रिपोर्ट में लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के कुछ समय बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनको फोन किया। रिपोर्ट इसके लिए बिलीवेबल है कि 3 लोगों ने लिखी है जी रिपोर्ट, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। फोन किया कि पाकिस्तान मुझे रिकमेंड कर रहा है नोबेल प्राइज के लिए। ये नहीं कहा कि आप भी करो, तो उनका ये था एक्सपेक्टेशन कि मोदी कहेंगे। मोदी कहा कि देखिए हम थर्ड पार्टी मीडिएशन पाकिस्तान के साथ कभी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमने किया नहीं, हमारी पहले से पॉलिसी है हमारे देश की। तो मुझे बहुत बड़ा एक गर्व की भावना हुई कि मेरा देश का नेता ऐसा है जो कोई को झुकता नहीं है। आप मानते हैं कि उनकी विदेश नीति सही है, वो सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही है भाई। हमारे हर एक एनआरए को उन्होंने भारत का एम्बेसडर बना दिया। अब देखिए उनकी योजना आप देखिए, जैसे वो जाते हैं कोई भी देश में, तो एक मीटिंग उनकी होती है एनआरए के साथ। एनआरए को पूरा बताते हैं कि भारत कहाँ था पहले और अब कहाँ है, क्या हमारी उपलब्धियां हैं सरकार। अरे आप एनआरए को उनको ही पूछो ना, वो खुद ही बताते हैं ये बात कि भाई हमारे पासपोर्ट की कीमत तो 10 गुना बढ़ गई है पहले के मुकाबले। जब हम पासपोर्ट दिखाते हैं अमेरिका के अंदर, तो हमारी एक वो है, इंग्लैंड में दिखाते हैं, हमारी एक वजूद बन गया है हमारा पहले के मुकाबले। सर, ये एक सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ आए और उन्होंने लोगों से कनेक्ट जो है जिस तरह से रखा, सभाओं में, बाद में सभा के बाद लोगों तक जाना या लोगों तक पहुँचना, लोगों के बीच में जाना। 26 जनवरी के आपको याद होगा, राजपथ पे लोगों के बीच में चलते हैं, या कोई तस्वीर दिखा था तो उसको तस्वीर को मंगा लेना। वो कनेक्ट जो है वो बना के रखते हैं, उनको कनेक्ट समझ में आता है लोगों से। वो तो पब्लिक से कनेक्ट के ही आदमी है ना, वो तो उसके ही आदमी है। तो आपको लगता है कि वो कनेक्ट बना पाते हैं या अभी उनको मेहनत करनी पड़ती है उस कनेक्ट के लिए? नहीं, नेचुरल कोर्स में है। आपको कोई गुजरात का कोई किस्सा याद हो उसका?
एक किसान आंदोलन उनके सामने हुआ 2004 के अंदर। वहां पे पानी के लेवल नीचे चले गए थे गुजरात में बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। वो फार्मर्स ये कह रहे थे कि हमको और पावर चाहिए ताकि और हम पानी निकाल सकें, है ना। जो उन्होंने डायलॉग शुरू किया फार्मर्स के साथ, उसमें तो भारतीय किसान संघ भी जुड़ गया था उनके अगेंस्ट में, समझा आप। उन्हें कहा देखो आपका प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका प्रॉब्लम पानी है ना। अगर मैं आपको 2-3 साल में पानी लाके देता हूं 2 साल के अंदर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप एक 2 साल आप राह देखिए। तो सुजलाम सुफलाम नाम की उन्होंने एक स्कीम शुरू की, अनलाइंड कैनाल, अर्दन कैनाल जिसको बोलते हैं, जिसमें कोई सीमेंट का वर्क नहीं अंदर। 378 किलोमीटर की है वो। उसमें कडाना का और कुछ मेरे ख्याल से नर्मदा का भी एक्सेस पानी जो है उसमें आ जाता है, बरसात का पानी आता है। उससे वो नॉर्थ गुजरात से निकलती है। ज्यादा एजिटेशन नॉर्थ गुजरात में था ये फार्मर्स का। दोनों साइड पे कम से कम 5 से 10 किलोमीटर तक उसके वजह से वाटर लेवल ऊपर चले गए। अच्छा, अनलाइन कैनाल है, पानी अंदर से पर्कुलेट होता है। तो कनेक्ट का अलग ही स्टाइल है। आप सीधा कनेक्ट नहीं कहा, आपका प्रॉब्लम पानी नहीं है, आपका प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका प्रॉब्लम पानी है, मैं आपको पानी लाके दूंगा। बच्चों के साथ में भी उनका अच्छा कनेक्ट हो जाता है सर। बहुत जबरदस्त, बच्चों से उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं जब गुजरात मीडिया क्लब का प्रेसिडेंट था उस टाइम पे वो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। तो उस टाइम पे मुझे बोल रहे थे, बच्चों को ही मिल रहे थे, सब फैमिलीज लेके आए थे पत्रकार लोग। तो मुझे बोल रहे थे कि देखो वो एक बच्चों का अलग से रखो, मैं फिर से आऊँगा। योग नहीं बन पाया लेकिन वो परीक्षा पे चर्चा भी उन्होंने शुरू की प्रधानमंत्री बनने के बाद। मतलब बहुत बड़ी परीक्षा हर साल होती है, बच्चों की पास होते हैं। लेकिन देखिए नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई मैच ही नहीं है, समझो आप। नरेंद्र भाई भारत के प्रधानमंत्री बने, ये मैं मानता हूं कि भारत के लिए बहुत बड़ी घटना है। कि सबने भविष्यवाणी की भारत एक महान देश बनेगा, सबकी भविष्यवाणी थी, भारत लीड करेगा। आप देखो योगा से कैसे उन्होंने देश को, पूरे दुनिया को जोड़ दिया। तो भारत की जो कल्चरल पावर है उसका भी उपयोग कर रहे हैं दुनिया को जोड़ने के लिए। सिविलाइजेशन जो भारत का हेरिटेज है उसका उपयोग कर रहे हैं पूरे विश्व को जोड़ने के लिए, बड़ी बात है। सर ये कि मन की बात नाम का कार्यक्रम भी शुरू किया लोगों से कनेक्ट करने के लिए। अपने मन की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि अब विपक्ष कहता है कि अपने मन की बात कर रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे, लेकिन एक तरह से कनेक्ट भी कर रहे हैं। देखिए किसने किया इस टाइप का काम, बताओ मुझे आप। देखिए मोदी की गवर्नेंस स्टाइल की एक बड़ी खूबी क्या है। देखिए हर एक व्यक्ति के अंदर गर्व की भावना होती है। एक गर्व की भावना होती है खुद के लिए, जैसे चाय वाला है तो वो कहेगा कि भाई मेरे बगल वाला चाय वाला के पास में बड़े बड़े लोग नहीं आते, मेरे यहाँ आते हैं कि मेरी ज्यादा चाय अच्छी। वो दूसरी होती है देश के लिए गर्व की भावना। तो उनका पूरा जो इडियम जो है, उनका वो जो स्टाइल है, उनकी शब्दावली है, वो ये भावनाओं को बाहर निकालती और देश की जो विकास यात्रा है उसके साथ जोड़ देती है। मतलब वो प्राइड जो है, गर्व, वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है उनके पूरे गवर्नेंस के अंदर। अब आप इसको कहाँ देखते हैं सर? 75 ईयर्स उन्होंने पूरा कर लिया है। ये भी कहा जा रहा था कि 75 के बाद रिटायरमेंट के लिए मोदी जी कहते हैं कि रिटायरमेंट। आपको लगता है कि मोदी जी कभी रिटायरमेंट लेंगे? या वही जाने वो तो, लेकिन अगर लेते हैं तो भारत का नुकसान है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि अभी भी उनमें बहुत सारा पड़ा हुआ है, बहुत शक्ति, बहुत ऊर्जा है उनके अंदर। उनको कुछ समय तो रहना ही चाहिए, वरना भारत का नुकसान है। बीजेपी का ज़्यादा है आपको लगता है इसके बाद? बीजेपी का भी नुकसान आपको लगता है कि अगर मोदी जी पीएम अगर रिटायरमेंट के सोचते हैं या बात करते हैं कभी कभी, तो आपको लगता है कि बीजेपी का भी नुकसान हो जाएगा इससे? बिल्कुल।
भाई नरेंद्र मोदी का तो अलग ही अकाउंट है ना पूरा। नरेंद्र मोदी बतौर एक अलग ही अकाउंट है उनका। कई लोगों ने, हम जब रिपोर्टिंग करते थे, लोगों से पूछते थे, तो एक तरह से लोग कहते थे कि मोदी को वोट दिया, कोई बीजेपी नहीं कहता था। नहीं, पर वो क्या करे उसके अंदर, उनको काम ही इतना अगर अच्छा है उनका। देखिए नरेंद्र मोदी ऐसी एक डजन क्रांति है गए 25 साल में जिसके जनक नरेंद्र मोदी है। आप जो गांव के अंदर 20 से 24 घंटे अभी जो पावर मिलती है आजकल एवरेज छोटे शहरों में, गांव में, इसके जनक कौन है? नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुजरात में देखा कि हर एक गांव में पावर की फीडर लाइन एक ही है, और जो एग्रीकल्चर के लिए पावर कट हम जो लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक यूजर्स पे लागू पड़ जाता है, जबकि डोमेस्टिक यूजर्स का जो यूजेज है बहुत कम है एग्रीकल्चर के मुकाबले। तो उन्हें दूसरी फीडर लाइन डाली 2000 करोड़ रुपए खर्च करके। और गुजरात के अंदर पहली बार 2006 के अंदर ज्योतिर्ग्राम योजना के रूप में 20 घंटे से ज्यादा पावर गांव में आने लगा। एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। लोगों की पढ़ाई के अंदर फायदा हुआ, लोग बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ते थे, स्ट्रीट लाइट में पढ़ते थे, समझो आप, घर में लाइट नहीं होती थी शाम को। उसकी भी बहुत बड़ी स्टडी है। सोलार की बात करें अपन, 2009 में जब सोलर पॉलिसी लेके आए तो उन्होंने जो प्रोड्यूसर्स को जो रेट ऑफर किए, बहुत ऊंचे रेट ऑफर किए थे। मुझे एक साइंटिस्ट का फोन आया कि मिस्टर माहौरकर, आपको उनको बताना चाहिए कि इतना सारा पैसा दोगे तो गुजरात की तिजोरी खाली हो जाएगी। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा उदय बाबू ये गलत सोच है। इतनी सूर्य ऊर्जा देश के अंदर हो, गुजरात में हो, इस डर से कि हम पहले दिन हमको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हम उसका उपयोग न करें, ये गलत सोच है। माली रूप से गुजरात अच्छा है दूसरे स्टेट्स के प्रमाण में, कंपैरिजन में। गुजरात खर्चा करेगा, देश को फायदा होगा उसका। अब डिजिटल रिवॉल्यूशन देखो ना आप, बाहर से जो भी व्यक्ति आता है, बाहर से जो भी व्यक्ति आता है यहाँ पे वेस्टर्न डेवलप कंट्री से, वो पहले ये पूछता है कि ये आपने किया कैसे, कि आपका झुग्गी वाला भी पेमेंट भीम ऐप से कर रहा है। डिजिटल क्रांति कितनी बड़ी है। तो नरेंद्र मोदी 12 ऐसी क्रांति है जिसके जनक हैं। डीबीटी के भी जनक वही है। डीबीटी आया था यूपीए के टाइम पे, बैंक अकाउंट ही नहीं थे, उन्हें 50 करोड़ बैंक अकाउंट खोले नए, लोगों के पास खुलवाए। आप समझे? तो मामूली आदमी नहीं है नरेंद्र मोदी। आपने अभी गुजरात की बात की, गुजरात का एक उदाहरण दे रहे थे, तो कई बार ये विपक्ष कहता है कि गुजरात का ज्यादा ध्यान रखते हैं मोदी। ऐसा है क्या? आपको लगता है प्रधानमंत्री बन गया? नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े आदमी भाई। वो मुझे याद है 2014 के इलेक्शन में वो कहते थे कि भारत माता के अगर 2 हाथ हैं, एक हाथ ठीक नहीं है, दूसरा ठीक है, तो जो नहीं ठीक है उसको वो ठीक करना पड़ेगा। वो कहते थे वेस्ट और ईस्ट के संदर्भ में। ईस्टर्न इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड है, मैं इसको डेवलप करूंगा। आप देखो नॉर्थ ईस्ट में जो काम किया है उन्होंने, आज नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने मेन स्ट्रीमिंग कर दिया। आप देखो ये कितनी बड़ी उपलब्धियां हैं। मणिपुर छोड़ दो आप, उसके लोकल प्रॉब्लम्स थे, लेकिन कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट का जो मेन स्ट्रीमिंग हो रहा है, ये देशभक्ति का कितना बड़ा काम है। यानी आप कह रहे हैं कि गुजरात को ऐसा कोई स्पेसिफिकली ज्यादा ध्यान, कोई खास नहीं, कोई ऐसा नहीं करते सर। चुनाव दिमाग में हमेशा रहता है उनके, वो एक चुनाव से निकल के दूसरे चुनाव में ही, क्या हमेशा आपको लगता है कि वो चुनाव के इसमें रहते हैं? नहीं, चुनाव जीतना तो वो टेक्निक है उनकी। वो तो नया एक कानून लेकर आना चाह रहे हैं ना कि भाई सभी चुनाव एक टाइम पे हो। उनको ये बात का ख्याल है, वो बहुत बड़ा स्टेप है। ला पाएंगे? हाँ, लाएंगे। आप देखो जब 240 सीट आई इनकी, आप सोच सकते थे कि वक़फ़ एक्ट को वो एमेंड कर पाएंगे? कोई नहीं सोचता था। कर पाए ना भाई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के होने की वजह से ये माना जा रहा था कि ये मुसलमान का कोई भी टच नहीं करेंगे मुसलमान वाले मुद्दे को। किया उन्होंने, उनको कन्विंस भी किया उन पार्टीज को, समझा?
लोग कह रहे हैं कि टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये गठजोड़ की सरकार है, ना ना क्या कोलिशन गवर्नमेंट है, गिर सकती ये बेकार की बात है सर। देखिए मेरी एक बात सुनिए आप, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी तीनों एक तरीके से सुशासन के प्रतीक हैं। देश के समय बड़े प्रतीक सुशासन के हैं, वो पहले नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे आपके नीतीश कुमार हैं और तीसरे हैं चंद्रबाबू नायडू। सर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने के बाद मतलब जब भी अपना वो टर्म खत्म करना चाहें, जब भी वो अपना रिटायरमेंट करें, तो उनके बाद आप किसको देखते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए ये उपयुक्त है या ये उनका उत्तराधिकारी हो सकता है? मतलब कई नाम हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह जी का नाम है। उसमें मेरे बोलने की आवश्यकता क्या है? वो तो है पब्लिक। कभी मोदी जी ने जिक्र किया आपसे कि वारिस, या आपने कभी सवाल पूछा है पत्रकार भी कि नहीं, आपके बाद किसको देखते हैं आप? कभी नहीं। मैं एम्बैरेसिंग सवाल नहीं पूछता। हाँ, मैं ऐसी मेरी जो चर्चा होती है वो देश हित में होती है उनसे जी, कि भाई ये पॉलिसी आपकी बराबर चल रही है, नहीं चल रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपको ऐसा करना चाहिए, समझे ना। वो मेरे को कुछ पूछ लेते हैं कि भाई क्या लगता है आपको इसके अंदर क्या हुआ, समझा। कभी किसी पॉलिसी को उन्होंने लाया और आपने? देखिए दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी, आप इलेक्शन की बात की आपने, लेकिन उनके कई निर्णय ऐसे जो साबित करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का सोचते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन से ज़्यादा। अभी उन्होंने एक गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद किए, ऑनलाइन गेमिंग। ये भारत के 75 वर्ष के अंदर का बहुत बड़ा निर्णय है, लेकिन उनको उसका क्रेडिट नहीं मिला, क्योंकि वो जो पैसे हैं गेमिंग के वो मीडिया में भी जा रहे हैं, कई जगह पे जा रहे हैं, समझे आप। तो गेमिंग का बहुत बड़ा निर्णय है, उनको पूरा, उनके सरकार को उसका पूरा लाभ मिलना चाहिए था। आप देखिए कि लाखों फैमिली बर्बाद हो चुकी हैं गेमिंग के अंदर, घर घर में खून हो जाते हैं, लोगों को लत लग जाती है, माँ बाप पैसे देते तो मार डालते हैं, अटैक कर देते हैं घर वालों पे, बड़ों पे। अब आप कैसे देखते हैं मोदी जी के पूरे कार्यकाल को? 87 से जब से आप उनको जानते हैं, संगठन के रोल को, सीएम के रोल को और पीएम के रोल को, और 75 साल होने पर क्या लगता है कि उनकी ऊर्जा में किसी तरह की कमी है, एनर्जी थोड़ी डाउन हुई है, या आपको लगता है कि वो उस तरह के फैसले नहीं ले रहे? आपको ऐसा लगता है कभी? ना, मेरे को बिल्कुल नहीं लगता। मैं तो ये ट्रम्प वाले बात से बड़ा आश्वस्त हूँ एकदम, कि जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया। मतलब इसमें सब आ जाता है, वो आदमी कितना सचेत है, कितनी देशभक्ति है उसमें, कितनी क्या बोलते हैं, फियरलेसनेस है, तो सब आ गया ना इसके अंदर। तो ऐसी खराब परिस्थिति के अंदर झुकना नहीं है, तो बड़ा आदमी नरेंद्र मोदी। मेरे लिए उनका ओपिनियन तो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या मानते हैं सर आप? जी, क्या मानते हैं सर उसके ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ 4 महीने में, इसको किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि कद बहुत ऊंचा चले गया पहले के मुकाबले, और भी ऊंचा गया, कद का ऊंचा चले गया। ये आदमी के हाथ में हमारा देश सुरक्षित है, ये भावना लोगों के अंदर अभी फैली हुई है बड़े पैमाने पे। आप मानते हैं कि उनको देश की राजनीति के अलावा इंटरनेशनल राजनीति भी बहुत अच्छे से आती है? जब उनके ट्रम्प से संबंध खराब हुए तो उन्होंने तुरंत एससीओ में जाके जिनपिंग और पुतिन के साथ सब आ गया, सभी आ गया उसमें। मैं तो कहा ना आपको कि ही इज वर्ल्ड्स बेस्ट फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट, रादर वर्ल्ड्स बेस्ट क्या बोलते हैं, डिप्लोमेट। कई सम्मान भी मिल चुके सर दुनिया भर से सर। हाँ, कभी सम्मान को लेकर उनका रहा है कि मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, जैसे ट्रम्प का नोबेल प्राइज चाहिए, कभी मोदी जी को ऐसा आपने? मैंने सुना नहीं ऐसा सर। एक कोई ऐसी घटना आपको याद हो जब कभी आप गुजरात में थे, या मोदी जी भी कुछ समय गुजरात में रहे हों, और कोई ऐसा वाक्य जो हमेशा आपको याद रह जाए? देखिए मोदी जी बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हैं, बहुत ही कीन ऑब्जर्वर। एक बीजेपी की व्यक्ति है, उनके रेस्टोरेंट का उद्घाटन था, ये बात है 2007 की लंच टाइम की बात। जब मैं पहुंचा वहां पे तो होस्ट की चेयर खाली थी टेबल पे, इधर जेटली जी बैठे हुए थे, इधर एक नेता बैठे हुए थे, लोकल वहां के। तो मैं दूर बैठने लगा जाके, तो जेटली जी नहीं, आप होस्ट की चेयर में बैठो। मैं कही होस्ट की चेयर है, आप बैठो यहाँ पे, मैं वहां चले जाता। बोले नहीं, आप यहाँ बैठो।
वहीं बैठा। इतने में 10 मिनट के बाद में मोदी जी आए पीछे से, जैसे हमें खड़ा हुआ एकदम मुख्यमंत्री हाँ। आके। तो मैंने उनको मेरी चेयर ऑफर की। अच्छा, वो जो दूसरे नेता थे बीजेपी के, वो दूर चले गए थोड़े, तो बोले नहीं उधर बाबू, उधर ही बैठना है आपको। और वो उधर आके बैठ गए। मतलब मैं होस्ट की चेयर में, यहाँ जेटली जी, यहाँ मोदी जी। मेरे को खाना खाते हुए देखा। उन्होंने मुझे कहा कि उदय बाबू, आप खाना गील जाते हो, यही आपका मोटापा का मेन कारण है। उस टाइम बहुत मोटा था। अच्छा। खाना आपको आनंद लेके चबा के खाना चाहिए, धीरे धीरे, ऐसा उंगली करके दिखाया मुझे। और सच्ची में मुझे डॉक्टरों ने कहा है कई बार कि आप गील जाते हो, आपको चबाना पड़ेगा खाना। तो मोदी जी भी क्या आपके साथ जब इतनी देर बैठे तो वो उसी तरह खा रहे थे जैसा आपको बता रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। खाने के शौकीन है मोदी जी? नहीं, खाना तो सादा ही खाते हैं वो, लेकिन अगर जैसे कि कोई पार्टी में चले गए, कोई डिनर में चले गए, तो कभी एक आध छोटा टुकड़ा ले लेते हैं, दूसरी डिश का भी ले लेते हैं, लेकिन खाते क्या है कॉन्टिनेंटल सर? का भी ले लेते हैं। नॉर्मली क्या खाते हैं सर? शाकाहारी ही होता है? नॉर्मली शाकाहारी। शाकाहारी। और कुछ मतलब उसमें स्पेसिफिक होता है? नहीं, जब हम गौरव यात्रा में जाते थे उस टाइम पे खिचड़ी होती थी। अच्छा। 2002 की बात है। अच्छा। खिचड़ी खाते थे ज्यादातर खिचड़ी। गौरव यात्रा में हम जाते थे। मैंने 10 राउंड हुए गौरव यात्रा के 2009 के अंदर। 2001 में सितंबर में, उसमें से 9 में मैं साथ में था। 10 में से 9 राउंड में। तो मोदी जी यहाँ बैठते थे, मैं बीच में स्टूल पे बैठता था, यहाँ ड्राइवर होता था, समझा। और मेरे को बड़ा ख्याल आ गया, पहली जगह हमारी रुकी वो जो रथ, वहां लोगों ने औरतों ने अपने बच्चे ऊपर किए और कहा कि इनको आशीर्वाद दो। जब मैंने पहला दृश्य वो देखा, पहले राउंड के अंदर ही मैं समझ गया कि नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पाएगा। तो मैंने भविष्यवाणी कर दी। मेरे स्वपन दासगुप्ता मेरे वन ऑफ द एडिटर्स थे यहाँ इसमें इंडिया टुडे। मैंने कहा मेजोरिटी आ रही है इनकी, जम के आ रही है। और तब खाना क्या खाते थे सर यात्रा में? उस टाइम पे ज्यादा खिचड़ी ज्यादा खाते थे। ये पसंद है या मतलब क्योंकि ट्रैवल बहुत करते हैं इस वजह से डाइजेस्ट हो जाए और ये ऐसा कुछ? हाँ, इसके लिए खाते होंगे, लेकिन खिचड़ी तो एक हमारे यहाँ का खाना है ना, गुजरात का तो खाना है। तो कभी आप दिल्ली, उनको इंडियन फूड ही पसंद है, लेकिन कभी ऐसा कोई कॉन्टिनेंटल आ जाए वेजिटेरियन, थोड़ा वो भी ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। सर एक ये कभी कह रहा था कि सर जब दिल्ली आए वो प्रधानमंत्री बनके, तो उनका जो कुक है वो भी साथ में आया क्योंकि उनको खाना वही पसंद है। क्या ये सच है? सही बात है। कब से सर ये कुक उनके साथ में, और क्या खाना, मतलब उनको क्या ऐसा स्पेसिफिक है कि वो साथ में आया उनके? ऐसा एकदम क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया मैंने। सिंपल खाना खाते हैं, दाल भाजी सब्जी रोटी, खिचड़ी चावल दाल कढ़ी। और नवरात्रों में जब वो व्रत रखते हैं 9 दिन पूरा, एकदम कड़ा व्रत होता है उनका, पानी पे ही रहते हैं, नींबू पानी पे कहा जाता है, तो उसके बाद या पहले भी कुछ ऐसे करते हैं? क्योंकि हेल्थ का तो मतलब 9 दिन तक से पानी पे क्या करते। 2004 में उनको देख के मैंने एक उस टाइप का व्रत तो नहीं रख पाया। हाँ। मैंने ये कहा कि 9 दिन तक मैं नमक नहीं खाऊंगा। अच्छा। और पूर्ण उपवास करूंगा। तो मोदी जी को उपवास जो होता है वो आधा होता है ना, एक टाइम खाना खाते एक टाइम नहीं खाते। हाँ। मैं पूर्ण उपवास करूंगा, नमक नहीं खाऊंगा। वो भी नहीं करेंगे। तो मोदी जी को बताया कि मैंने आपसे प्रेरणा लेके, आपने कभी बताया? मैंने कभी बताया नहीं उनको, लेकिन मैंने उनसे प्रेरणा लेके किया है। और वो तुम करते हैं एकदम पूरे भाव से? सब बिल्कुल भाव से। ये आप देखिए ना, कई लोग ऐसे हैं जो हैं। एक आदमी है जो नरेंद्र मोदी के विरोधी भी रह चुके हैं। उन्होंने 2 बार मैंने उनको क्रॉस किया, जीवन में। तो दोनों बार मुझे एक एनर्जी लगी एकदम, बिकॉज एनर्जी आप मिलते तो आपको तुरंत मालूम पड़ेगा एक अलग आदमी से आप बात कर रहे हो। एक अलग उसका लेवल है, अलग एनर्जी है, मुंह पे अलग भाव है। अच्छा, उनमें अपने आप को सुधारने की बहुत जबरदस्त कैपेसिटी है। पहले उनको बोलने की बहुत आदत थी मोदी जी को। हाँ, मैं उनके साथ मीटिंग में बैठा हुआ हूँ, ज्यादा वो बोलते थे। सीएम बनने के बाद में सब में बड़ा परिवर्तन उन्होंने जो लाया, वो ये लाया कि वो लिसनर बन गए। अच्छा। अब वो आपको पूरा सुनते हैं, फोन भी रिसीव नहीं करते। ज्यादातर फोन भी नहीं आएगा उस टाइम। आपको सुनेंगे और फिर आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे।
ही हैज बिकम ए लिसनर आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर। एक सवाल ये भी है कि मोदी जी को शायद आपने नोटिस किया कि मोदी जी जिसका शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी वही करते हैं। हाँ, तो वो उनको देखा है देश के अंदर क्या परिस्थिति थी, देश में क्या हुआ है अभी तक। शिलान्यास हो गए, समझे ना आप, तो बाद में प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं तैयार। तो उनका ये कमिटमेंट है गुड गवर्नेंस का। एक आखिरी में सर आपसे सवाल ये पूछना है कि अब तक की जो जर्नी है उनकी पूरी, इसको आप किस तरह देखते हैं और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री अब जब 75 साल के हो गए हैं और आगे भी अपनी जर्नी जारी रखेंगे, तो वो कौन से बड़े फैसले होंगे जिनको वो सोचते हैं कि ये करेंगे और किस दिशा में होगा सर सारा? नहीं, ऐसा है कि मैं मानता हूं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में अभी कुछ समय तक रहेंगे और रहना बहुत जरूरी है उनका। ठीक है, जो उनके पास प्लानिंग है, जो उनकी विजन है, स्ट्रेटेजिकल माइंड है, कमिटमेंट है, उसको देख के लगता है कि अगर वो रहते हैं तो देश को बड़ा फायदा होगा और वो रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। समझा? देखिए, बड़े फैसलों में तो कई फैसले ऐसे हैं, एक को अपन पिन पॉइंट नहीं कर सकते। भाई, जो भी उन्होंने फैसले लिए उसमें आगे तो बढ़ना ही है ना। एविएशन हो, रेलवे हो, फॉरेन पॉलिसी हो, मेक इन इंडिया हो, डिफेंस हो, सब में आगे तो बढ़ेंगे ही ना। कभी पत्रकार के तौर पे आपने उनसे पूछा कि इफ़ यू आर रिटायर्ड, आप रिटायर होते हैं तो क्या करेंगे? उन्होंने कभी कुछ प्लान बताया? कभी ये नहीं बताया? कभी जिज्ञासा भी हुई आपकी पूछने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया और इतनी सारी बातें की। तो ये थे उदय माहुरकर जी, वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेखक। इन्होंने 3 किताबें ऐसी लिखी हैं जिसमें से 2 जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के इसमें भी हैं, और बड़े खुल के इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर जो है बात की, किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा जो है गुजरात से शुरू की थी और एक पार्टी के संगठन से जुड़ते हुए सीएम और फिर पीएम तक का रास्ता तय किया। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार।